में हमें पढ़ना है एडमिशन ऑफ पार्टनर. So let us see what does reconstitution of partnership means. Reconstitution means a change in agreement among the partners. तो यहाँ पे जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है वो चेंज होने वाला है, which leads to a change in relationship. एग्रीमेंट चेंज हुआ तो उनके रिलेशनशिप स्टेटस में चेंज आएगा. पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ अमंग द पार्टनर्स. सो जब हम बोलते हैं पार्टनरशिप, उसका ये मतलब होता है कि वो रिलेशनशिप जो पार्टनर्स का है उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप. सो पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में चेंज आता है जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. एंड द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने वाला है पार्टनर्स का. सो व्हाट डज रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स. सो फॉर एग्जांपल पहले पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर 2:1 था, तो अब अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने वाला है, अब ये दो पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशनशिप एग्रीमेंट है वो बदलने वाला है, तो हम उसे कहेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. इज दैट क्लियर? और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन से तरीके से होता है? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं. तो पहला फॉर्म है रिकॉन्स्टिट्यूशन का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. यानी अगर हम पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, नए पार्टनर को बिजनेस में ले रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का. ठीक है? सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज वन रीजन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर. देन सेकेंड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. तो सेकेंड वे इन विच अ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज डन इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. यानी अगर 3 पार्टनर काम कर रहे थे, 3 पार्टनर अगर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे थे, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज द सेकेंड पॉइंट वेयर अ पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन इज बीन डन. देन थर्ड, डेथ ऑफ अ पार्टनर. यानी किसी अगर हमारे एक पार्टनर का डेथ हुआ, तो डियर स्टूडेंट देयर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन पार्टनरशिप. यानी उसके बाद जो बचे हुए पार्टनर्स है उनका रिलेशनशिप और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के 3 फॉर्म्स है. So there are 3 forms, different forms of reconstitution of a partnership firm. One is admission of a partner, second one is retirement of a partner, and third one is a death of a partner. Is that clear? तो ये 3 केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. उसमें से आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. Is that clear? So अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सारे पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे. जो इसके बाद वाला टॉपिक जो हम करेंगे वो रिटायरमेंट, और उसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो डेथ है. तो ये आपके 3 आगे के टॉपिक्स है. सो ये सारे टॉपिक्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर में आते हैं, जिसमें पहला पार्ट है एडमिशन, दूसरा पार्ट है रिटायरमेंट, और तीसरा टॉपिक है डेथ ऑफ पार्टनर. आई होप थिंग्स आर क्लियर. सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करना है, यानी एक पार्टनर को एडमिट करना है हमारे बिजनेस में, तो होता कैसे है देखो. तो फॉर एग्जांपल हमारे 2 पार्टनर्स है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं. सपोज दिस इज अ पार्टनर ए. तो ये हमारा पार्टनर है ए और ये दूसरा पार्टनर है बी. सो ऐसे 2 पार्टनर्स है जो बिजनेस कर रहे हैं, ए और बी. और एक तीसरा बंदा है सी, जो बोलता है कि मुझे पार्टनरशिप में आना है. ए और बी को कहते हैं कि मुझे पार्टनरशिप में आना है. ए और बी सोचते हैं कि हम सी को पार्टनरशिप में लेने से हमारा क्या एडवांटेज होगा. तो सबसे पहले ये जानता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एडमिटिंग अ पार्टनर. सो पार्टनर को एडमिट करने से क्या एडवांटेज मिलेगा? कैपिटल ज्यादा होएगा. सो एडवांटेज क्या है? सो एडवांटेज में तो एक एडवांटेज क्या है, न्यू पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा. सो इंक्रीज इन कैपिटल बेस होगा, इंक्रीज इन कैपिटल बेस. सो कैपिटल बेस हमारा इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज द एडवांटेज, वो फर्स्ट एडवांटेज. इंक्रीज इन कैपिटल बेस यानी वो पैसा लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा नया पार्टनर, जिसके कारण हमारा कैपिटल बेस बढ़ जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा कैपिटल लाया है उसको हम हमारे बिजनेस के एक्सपांशन के लिए यूज कर सकते हैं. बराबर है?
तो हम अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस को अगर हमें एक्सपांड करना है तो हमें पैसे का जरूरत पड़ता है, बराबर है। और यहाँ पे एक नया पार्टनर को एडमिट करने से वो बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा, तो हमको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जो मनी है फॉर एक्सपेंशन, वो मिलेगा और हम एक्सपेंशन में जा सकते हैं। एक्सपेंशन से क्या होगा, हमारा बिजनेस का प्रॉफिट को हम बढ़ा सकते हैं। तो एक एडवांटेज है पार्टनर को एडमिट करने का। देन दूसरा क्या है, हो सकता है ये पार्टनर कोई पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट हो, यानी ये पार्टनर अगर मार्केटिंग एक्सपर्ट हो या ये पार्टनर को के पास कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल हो, तो नया पार्टनर आने वाला कोई स्पेशलाइज स्किल लेके आ सकता है, तो हमें उसका एक्सपर्ट स्किल्स का नॉलेज मिल सकता है, एक्सपर्टाइज नॉलेज मिल सकता है। सो एक्सपर्टाइज नॉलेज ऑफ दैट न्यू पार्टनर, ये हमें मिल सकता है, जिसके कारण हम बिजनेस को बढ़ाने में कैपेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट है तो ये आके कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर सकता है हमारे बिजनेस में, जिसके कारण हमारा बिजनेस का ग्रोथ और स्ट्रांग हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ एडमिटिंग अ पार्टनर। सो एक तो रिक्वायर्ड कैपिटल मिलता है फॉर एक्सपेंशन पर्पस, और दूसरा उसका एक्सपर्टाइज नॉलेज और स्किल्स हमें यूज करने का मौका मिलता है बाय एडमिटिंग हिम एज अ पार्टनर। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस आर द एडवांटेज। तो जिसके कारण ये दोनों क्या सोचेंगे, अगर सी बोल रहा है कि मुझे पार्टनरशिप में एडमिट करना है, तो ए और बी सबसे पहले तो याद रखना दोनों को कंसेंट देना पड़ेगा। दोनों को कंसेंट देना पड़ेगा मतलब खाली ए अगर बोल रहा है कि नहीं सी को हम एडमिट करें, क्योंकि ए का कोई रिलेशनशिप में आता है सी, या ए का लड़का है खुद का सी, तो ए बोले चल सी को हम एडमिट करते हैं, और बी मान नहीं रहा है, बी रेडी नहीं है, तो याद रखना सी कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, बिकॉज फॉर सी टू बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ये दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। कंसेंट का मतलब दोनों राजी होने जरूरी है। सो बोथ द पार्टनर्स शुड एग्री ऑन एडमिटिंग सी टू बी द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, ए क्या बोलेगा, ए बोल रहा है कि सी जब आएगा तो क्या लेके आओ, कैपिटल लेके आओ। ओके तो ए बोलता है सी को कि आपको कैपिटल लेके आना है। फॉर एग्जांपल समझो, ए बोल रहा है 1 लाख का आपको कैपिटल लेके आना है, बिजनेस में आने से के लिए, एडमिट होने के लिए आपको 1 लाख का कैपिटल लाना है। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए हमें कैपिटल का जरूरत पड़ता है। तो ए विल बी आस्किंग सी टू ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल इन द बिजनेस। बी क्या बोल रहा है, सिर्फ कैपिटल नहीं लाना है सी तुझे, बी बोलता है कैपिटल के साथ साथ क्या लेके आ, गुडविल ले। बी बोलता है कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेके आ सी को, तो बी बोल रहा है गुडविल लेके आ। अब गुडविल कितना, तो समझो बी ने बोला एग्जांपल के तौर पर 50,000 का गुडविल लेके आ, 50,000 का गुडविल, मतलब टोटल अमाउंट सी को कितना लाने बोल रहे हैं वो लोग, 1 लाख कैपिटल का और 50,000 गुडविल का। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये गुडविल लाने बोल रहा है, उसका मतलब क्या, कैपिटल तो हमें पता है, कोई भी बिजनेस में हम जब ज्वाइंट होते हैं तो हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ इनिशियल मनी लेके आना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कैपिटल, बराबर। लेकिन ओवर एंड अबाउट द कैपिटल वैल्यू सी को एडमिट करने के लिए और एक अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आने कह रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कहा जा रहा है, गुडविल। इज दैट क्लियर? तो याद रखना सी को आने के लिए बोल रहे हैं कैपिटल लेके आ और गुडविल लेके आ। इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल at the time of admission, and this is an important concept when it comes to admission of a partner. Okay, so let's see what does goodwill means. तो यहाँ पे ये concept समझा, what are the advantage? Advantage is increase in capital base which can be used as an expansion. Expertise knowledge है, okay, नया पार्टनर एक्सपर्टाइज नॉलेज, एक्सपर्टाइज स्किल्स लेके आएगा, जिसके कारण हमारा बिजनेस का ग्रोथ और बढ़ सकता है। लेकिन नया पार्टनर को आते समय क्या लेके आना चाहिए, नया पार्टनर आते समय कैपिटल लेके आए, और नया पार्टनर आते समय गुडविल लेके आए। अब हमको पता है कैपिटल क्या है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि गुडविल क्यों हम उनसे मांग रहे हैं, ये गुडविल क्या होता है जो पार्टनर को हम लेके आने कह रहे हैं। सो लेट्स सी फर्दर। यहां तक स्टोरी समझ में आया रहेगा, तो हम आगे जा रहे हैं। नाउ व्हाट डज गुडविल मीन्स? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज गुडविल मीन्स। गुडविल इज अ नेम, फेम, बेनिफिट or a reputation and an image of the business which help is to earn more profit। यानी गुडविल का मतलब
हमारे बिजनेस का एक रेप्यूटेशन है, एक नाम है, एक इमेज है, जिसके कारण हम बाकी बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, उसे हम गुडविल कह रहे हैं। और ये गुडविल क्यों अराइज हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ, और ये नाम रेप्यूटेशन क्यों हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ द हॉनेस्टी, बिजनेस एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है मॉरल, बिजनेस मॉरल्स, बिजनेस एथिक्स एंड हार्ड वर्क ऑफ द पार्टनर्स इन द पास्ट। तो हमारे जो पार्टनर्स है उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है, उसके कारण ये नाम, ये फेम, ये बेनिफिट, ये रेप्यूटेशन हमारे बिजनेस को मिला है, जिसके कारण हमारा बिजनेस एडिशनल प्रॉफिट या बाकियों से ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर व्हाट डज गुडविल मीन्स। So goodwill is the name, fame, reputation and image of your business. And how it is earned? It is earned with honesty, hard work and business ethics of the partners in the past. Okay? तो यहां पे जब हम बोलते हैं सी को गुडविल लेके आ, मतलब क्या वो जरा समझते हैं। तो देखो, ये बिजनेस जो था हमारा, वो किसने शुरू किया था? ए और बी ने शुरू किया था। ये दो पार्टनर्स ने ये बिजनेस शुरू किया था, ए और बी ने। इज दैट क्लियर? ए और बी पार्टनर्स ने ये बिजनेस शुरू किया था। जब बिजनेस शुरू होता है ना, तो याद रखना, शुरू होते होते बिजनेस का रेपुटेशन नहीं था, रेपुटेशन नाम नहीं होता। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था, हार्ड वर्क बहुत किया ये दोनों ने। इन्होंने हॉनेस्टली काम किया, दिन रात मेहनत किया, और ये बिजनेस को एक रेप्यूटेड स्टेट पे लेके आए हैं। बिजनेस का एक नाम किया है ये दोनों ने, एक इमेज बनाया है, जिसके कारण ये बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है आज के दिन में। इस शुरुआत जब बिजनेस का होता है, तो मुझे बताओ, क्या शुरू में ही बिजनेस प्रॉफिट कमाने शुरू करता है क्या? नहीं सर। शुरू होते होते जरूरी नहीं है कि एकदम ही प्रॉफिट कमाने शुरू हो जाए। यानी ए और बी ने जब बिजनेस शुरू किया रहेगा, समझो एक 10 साल पहले शुरू किया था या एक 5 साल पहले शुरू किया था, ये तो बिजनेस का कोई नाम नहीं था, कोई रेपुटेशन नहीं था, लोग जानते नहीं थे ये बिजनेस को। तो सी और ए और बी ने क्या किया? मेहनत किया, हार्डवर्क किया, ये बिजनेस को एक स्टेज में लेके आए आज के दिन, कि आज के दिन ये बिजनेस का मार्केट में नाम है, ये बिजनेस अपना प्रॉफिट कमा रहा है, बाकियों से ज्यादा ही प्रॉफिट कमा रहा है। इज दैट क्लियर? और आज देखो क्या हो रहा है। आज ये भाई साहब आ रहा है, कौन? सी। वो आज आ रहा है और आज कैपिटल लेके आता है और बोल रहा है कि मुझे कैपिटल में लेके आ रहा हूं और मुझे आपके बिजनेस में पार्टनर बना लो। तो देखो कितना इनजस्टिस लगता है ये, बराबर है कि नहीं? कि सी तो आज आ रहा है और सारा बिजनेस तो ए और बी ने खड़ा किया है, ए और बी ने मेहनत किया। आज सी जब आएगा, सी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस का रेपुटेशन हो चुका है, ऑलरेडी बिजनेस का नाम हो चुका है। तो सी को तो पहले ही साल से क्या मिलना शुरू हो जाएगा? प्रॉफिट में हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और ए और बी ने इतने साल मेहनत करके आज उनको कुछ सालों से प्रॉफिट हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, बराबर है? तो ए और बी बोलेंगे, भाई साहब सी, तू अगर आ रहा है तो तू खाली कैपिटल लेके आके नहीं चलेगा, क्योंकि कैपिटल तो हमने भी लाया था, कैपिटल तो हम भी लेके आए थे बिजनेस में, लेकिन हमने इतने साल का जो मेहनत किया है, जो हार्डवर्क किया है, जो नाम बनाया है अपने बिजनेस का, और तुझे आज हम प्रॉफिट में हिस्सा देने वाले हैं, तो तुझे डायरेक्टली प्रॉफिट में हिस्सा जो मिल रहा है, उसके कारण तू खाली कैपिटल लेके आके नहीं चलेगा, तुझे कैपिटल के साथ साथ हमारे इतने हार्ड वर्क का, हॉनेस्टी का और ये हार्ड वर्क का तुझे एक एडिशनल अमाउंट हमको लेके आना पड़ेगा। और वो एडिशनल अमाउंट जो वो लेके आ रहा है ओवर एंड अबाव द कैपिटल इज कॉल्ड एज गुडविल। अंडरस्टूड व्हाट डज इट मीन्स बाय गुडविल? सो गुडविल का मतलब क्या है? इनके मेहनत का, इनके हार्डवर्क का, इनके रेपुटेशन का जो कैपिटलाइज्ड अमाउंट ये लेके आ रहा है, जो अमाउंट लेके आता है सी इन द बिजनेस, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज गुडविल। सो गुडविल इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट। तो ये अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो लेके आ रहे हैं इनके नाम और फेम का, उसको क्या बोला जाएगा? गुडविल लेके आ रहा है। तो याद रखना, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो खाली कैपिटल नहीं लेके आएगा, वो क्या लेके आएगा? उसके साथ साथ एक एडिशनल अमाउंट लेके आएगा, वो इन दोनों के लिए। और गुडविल किसके लिए लेके आ रहा है? खुद के लिए नहीं लेके आ रहा है। ये कैपिटल किसके लिए है? कैपिटल इसका है, खुद का है।
कैपिटल ये खुद के लिए लेके आ रहा है, यानी कैपिटल ये कल बिजनेस अगर बंद हुआ या कल बिजनेस को अगर हमको बंद करना पड़ा तो जो भी कैपिटल लेके आया वो पूरा का पूरा सी को वापस मिल जाएगा। लेकिन गुडविल जो लेके आता है वो सी खुद के लिए नहीं लेके आता है, गुडविल जो लेके आता है वो सी किसको कंपेंसेट करने लेके आ रहा है, ए और बी को कंपेंसेट करने लेके आ रहा है। इज दैट क्लियर? बिकॉज ए और बी अपने प्रॉफिट में से हिस्सा सी को दे रहे हैं और उनका इतना रेपुटेशन और मेहनत का पैसा है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, तो एक चीज समझना है, अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो जब सी एडमिट होगा तो उसको एक एडिशनल अमाउंट लेके आना है जो गुडविल है। लेकिन अगर समझो एग्जांपल के तौर पर ये जो बिजनेस ए और बी का था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, वो है ना लॉस मेकिंग बिजनेस है, यानी ए और बी का बिजनेस का कोई नाम नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं, कोई गुडविल नहीं, वो लोग का प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है और वो लोग बोल रहे हैं सी को एडमिट हो जा पार्टनर में, पार्टनर्स बोल के, तो क्या बताओ सी एडिशनल अमाउंट लेके आएगा वो टाइम पे? जरा आप सोच के बताओ, तो क्या सी एडिशनल अमाउंट लेके आएगा? यानी एक तो लॉस मेकिंग फॉर्म में जाना है, सी को बोल रहे तू आजा, तू आने से हम लोग को हेल्प होगा और हम प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे, तू आजा हमारे पास। तो सी को ये भी बोलेंगे गुडविल भी लेके आ, क्या सी एडमिट होगा ऐसे टाइम पे? नहीं, ऐसे एडमिट नहीं होगा, बराबर है। तो गुडविल कब मांगा जा सकता है? गुडविल तब मांगा जा सकता है जब ए और बी का बिजनेस ऑलरेडी रेप्यूटेड स्टेज पे है, तब जाके सी को बोला जा सकता है तू एडिशनल अमाउंट लेके आ, और वो एडिशनल अमाउंट को तब क्या बोलेंगे? गुडविल लेके आ। आई होप दिस इज क्लियर। अंडरस्टूड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल? Yes. Yes, sir. Okay. So let's see how that goodwill is to be calculated. तो हम गुडविल तो बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट है। देखो गुडविल कोई दिखता तो है नहीं कि बाबा हमने बोला ये ले हमारे पास बिजनेस में 50,000 का गुडविल है, 60,000 का गुडविल है बिजनेस का, 1 लाख का गुडविल है। एक गुडविल बोलेंगे कैसा, गुडविल कैलकुलेट कैसा करेंगे, ये गुडविल का अमाउंट कैसे वैल्यू करेंगे? क्योंकि रेप्यूटेशन है डियर स्टूडेंट, मैं अपना रेप्यूटेशन कैसे बता सकता हूं वैल्यू में? फॉर एग्जांपल मेरा रेप्यूटेशन है, मैं बोलूंगा, मैं ऐसे थोड़ी बोल सकता मेरा 10 लाख का रेप्यूटेशन है, मेरा 5 लाख का रेप्यूटेशन है। लेकिन बिजनेस में रेप्यूटेशन और जो गुडविल है उसको तो मॉनिटरी टर्म्स में हमें बताना चाहिए, क्योंकि जब इसको हम गुडविल लेके आने बोल रहे हैं तो इसको तो हम रुपीज में बोलने वाले गुडविल लेके आ, तो जब हमको रुपीज में उसको बोलना है कितना लेके आ, तो उसका मतलब हमें बिजनेस का जो गुडविल है, जो रेप्यूटेशन है, उसको अमाउंट में यानी उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, उसको अमाउंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल इज to calculate the value of goodwill. So here we are going to learn how to calculate the value of goodwill in a business. और जब पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे बिजनेस का, वो हम चेक करते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। वन इज अ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एक मेथड है, ये एक तरीका है। एंड द सेकेंड वन इज अ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दूसरा तरीका सुपर प्रॉफिट मेथड का है। तो 2 तरीका है गुडविल कैलकुलेट करने का, जिसमें से आज हम सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट गुडविल विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो जब सम में अगर आया तब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट गुडविल with the help of super profit method. So today what we are going to learn is how to capital goodwill, how to value goodwill with the help of average profit method. So let's see with the help of an example. Valuation of goodwill, तो goodwill को value करना है of the firm was to be made at 2.5 years purchase of average profit. तो याद रखना 2.5 years purchase of average profit. Now what does this means, ये हम देखेंगे later on. Of average profit of the last 4 years. तो देखो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको लास्ट कुछ सालों के प्रॉफिट का नॉलेज लेना पड़ेगा। तो यहां पे देखो हमारे बिजनेस में पिछले 4 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है वो हमें दिया हुआ है, ताकि हम गुडविल कैलकुलेट कर सके हमारे बिजनेस का। सो गुडविल बेस्ड ऑन पास्ट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना होता है। और पास्ट प्रॉफिट, ये एग्जांपल में कितने साल का पास्ट प्रॉफिट लेना है? 4 साल का। कभी वो लोग 3 साल का लेने बोल सकते हैं, कभी वो लोग 5 साल का लेने बोल सकते हैं। दैट इज अप टू द पार्टनर्स टू डिसाइड कितने सालों का प्रॉफिट ले, बट मोर और लेस 3 साल, 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट देखते हैं जब गुडविल वैल्यू करना है। तो ये सब में 4 साल कहा है। तो देखो क्या दिया है उन्होंने। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है हमें सबसे पहला ये 4 सालों के प्रॉफिट का टोटल करना है।
तो हमें टोटल प्रॉफिट 4 सालों में कितना हमने कमाया है वो कैलकुलेट करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो लेट अस डू दैट। तो 2016 में हमने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया था? 1,20,000। सो 1,20,000 फॉर 2016 प्लस 2017 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया था? 80,000। तो 80,000 का प्रॉफिट हमने 2017 में कमाया है प्लस, लेकिन प्लस करने से पहले यहां पे देख लेता हूं, ये 2018 में क्या कमाया हमने? लॉस हुआ था बिजनेस में। ये लॉस हुआ था तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? टोटल कैलकुलेट करने के लिए लेस करूंगा, बिकॉज इट इज लॉस, नेगेटिव प्रॉफिट है, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं, -20,000 प्लस 2019 में वापस प्रॉफिट हुआ था 60,000 का। सो डियर 60,000 का प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर्स। सो चलो टोटल करते हैं। सो कितना आएगा टोटल? सो 1,20,000 2 लाख होता है, 2 लाख में हम 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 होगा, और 1,80,000 प्लस 60 करेंगे तो 40,000 is going to be the total profit. Is that clear? 40,000. In valuation of goodwill with the help of with average profit method. So first step is to calculate total profit. Second step, जैसा हमने बोला था ये कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। So this is the second step. So dear student, how to calculate average? हमें पता है एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2,40,000 जो टोटल आया था ये 4 साल का टोटल था, तो हम इसे डिवाइड बाय किससे करेंगे? 4. We'll be dividing it with 4. Is that clear? So that we will be getting average. अगर हम 5 साल का प्रॉफिट को ऐड करते तो डिवाइड बाय 5 करते थे। करते समय जितने भी प्रॉफिट को ऐड किया है जितने सालों का, उतने नंबर्स से डिवाइड करना है। Is that clear? So how much is the average profit? The average profit is rupees 60,000. 60,000. I hope this is clear. This is second step in calculation of goodwill. So second step is to calculate average profit, and third step is to calculate goodwill. तो तीसरे स्टेप में हमें गुडविल मिलेगा। So goodwill of the firm is equals to, ये बिजनेस का गुडविल कितना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। This is the formula for calculating goodwill, and as per this formula, let us check what is the average profit. The average profit we have got is 60,000. So average profit is 60,000 into number of years of purchase. एक कितना years of purchase दिया था वो आपको वैल्यूएशन में दिया रहेगा, कितना years of purchase करना है। कितना years of purchase दिया था? 2.5। ये 2.5 मतलब यहाँ पे लिखते समय मैं क्या करूंगा? 2.5। So 2.5 years of purchase of goodwill दिया था। Is that clear? And accordingly, let's multiply this. So 60,000 into 2.5, that's going to be equals to rupees 1,50,000. And this is goodwill as far as this business is concerned. ए मतलब ये बिजनेस में जो अपने को एग्जाम्पल दिया है हमें, वो बिजनेस का हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ गुडविल? द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 1,50,000. आई होप दैट्स क्लियर हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, हाउ टू वैल्यू गुडविल। ये समझा हाउ टू वैल्यू गुडविल विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड? सो दिस इज द वे। आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो स्टेप्स देखे, क्या क्या स्टेप्स है एक बार वापस रिपीट करें। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट। ये हमको जब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें गुडविल वैल्यू करने आ सकता है, तो तब हमें ये सीखना है कैसे कैलकुलेट करना। ये हमारा वर्किंग नोट होने वाला है वो टाइम पे। सो स्टेप नंबर 1 इज टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 इन वैल्यूएशन टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर 3 is to calculate goodwill. स्टेप में हमें हमारा गुडविल मिलेगा with the help of formula average profit into number of years of purchase. I hope this is clear. So this is how you are going to value goodwill with the help of average profit method. ठीक है? Okay.
So I hope you have understood how to value goodwill. Then further next concept देखते हैं. तो अभी हमने क्या देखा अब तक हमने देखा दो पार्टनर्स का बिजनेस कर रहे थे ए और बी. एक तीसरा पार्टनर एडमिट होना चाह रहा है जो है सी. तो तीसरा पार्टनर एडमिट होने के समय ए और बी ने क्या कहा है? ए और बी ने कहा है सी को कि तू कैपिटल लेके आ और कैपिटल के साथ साथ हमने जो इतने साल मेहनत किया है उसके लिए तू एडिशनल अमाउंट लेके हमारे लिए. वो एडिशनल अमाउंट जो वो लेके आने वाला है उसे हम कहते हैं गुडविल ला. क्लियर? और गुडविल जब लाने हम उससे बोल रहे हैं तो गुडविल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना लाना है. तो कैलकुलेट करने के लिए गुडविल वैल्यू करना पड़ता है. देयर आर टू मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल. वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड अदर वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड. जिसमें से हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे वैल्यू करने का वो देख लिया है. समझा? इधर तक हमने क्या किया. फिर फर्दर तो स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं. So dear students, next part of the story is sacrificing ratio. Now what do you mean by sacrificing ratio? तो sacrificing ratio चलो समझते हैं. Sacrificing ratio क्या होता है? एडमिशन के टाइम पे sacrificing ratio कैलकुलेट करना होता है. Now what does that mean? तो गुडविल तो सीख लिया. अब ये देखते हैं. तो ये देखो, ये जो सर्कल बोला है, ये सर्कल को हम मानेंगे हमारा केक का पीस है. So let us consider this as a piece of a cake. So ये केक कंसिडर करते हैं इसे. ठीक है? अब ये केक को हम बोलेंगे हमारा प्रॉफिट. तो बिजनेस में जो हमको केक मिलता है, जो हम केक खाते हैं, वो हमारा प्रॉफिट होता है. Is that clear? So let us consider this as a cake and cake means profit in our business. ठीक है? तो देखो, जब दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ ए और बी जब बिजनेस कर रहा था, तो ये जो पूरा प्रॉफिट है, यानी ये जो पूरा केक है, वो को उस दो पीस में बट रहा था. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज इक्वल, तो ये पूरा केक को दो जन खा रहे थे, यानी दो हिस्सों में बट रहा था. तो ये हाफ पीस किसे मिल रहा था? हाफ पीस मिस्टर ए को मिल रहा था और हाफ पीस मिस्टर बी को मिल रहा था. बराबर है? सो इट इज क्लियर कि जब दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे और इक्वल रेशियो में बिजनेस कर रहे थे, तब जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट हम कमाते हैं, वो दोनों में इक्वली बट रहा था. लेकिन यहां पे देखो, हमने सी को पार्टनर बोल के एडमिट किया. अब सी को जैसे ही पार्टनर बोल के एडमिट किया, तो सी को भी समझो हम इक्वल प्रॉफिट दे रहे हैं. यानी यहाँ पे 1:1 रेशियो था और यहाँ पे सी को हमने इक्वल पार्टनर लिया, तो यहाँ पे रेशियो 1:1. तो वी हैव एडमिटेड सी इन द पार्टनरशिप फॉर इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1. तो यहाँ पे यही जो प्रॉफिट का हिस्सा है, यही जो हमारे प्रॉफिट का केक है, वो क्या हुआ देखो, 3 हिस्सों में बटा. सो यू हैव टू एक्चुअली कट दिस केक इनटू 3 पीसेस. ठीक है? तो ए को ये पीस मिला है, बी को ये पीस मिला और सी को ये तीसरा पीस मिला है. बराबर? तो यहां पे देखो, दोनों डायग्राम को कंपेयर करो. तो जब दो पार्टनर बिजनेस कर रहे थे, तो ए को ज्यादा पीस मिल रहा था, यानी ज्यादा हिस्सा मिल रहा था प्रॉफिट में. जब तीन पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा कम हुआ, सी का भी प्रॉफिट में हिस्सा कम हुआ और एक नया पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिला जो सी है. सो ये कॉन्सेप्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का. मतलब अगर डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से समझे, तो देखो, ये जो प्रॉफिट में हिस्सा था, उसमें से इतना जो हिस्सा है, अपना इतना हिस्सा ये ए ने दिया. किसको दिया? ए ने सी को दिया. तो ए ने इतना हिस्सा सी को दिया. बी का जो पूरा प्रॉफिट था, बी में से इतना जो पीस है, वो बी ने भी काट के इतना पीस किसको दिया? सी को दिया. और सी का एक फुल पीस बन गया, जो हमको इधर दिख रहा है. अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मतलब ए ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया, बी ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया और सी का शेयर बन गया. सो सी को जो शेयर मिल रहा है, वो ए और बी के सैक्रिफाइस करने पे मिल रहा है. तो जब भी एडमिशन होता है पार्टनर का, याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स
अपने प्रॉफिट का शेयर जो है वो सैक्रिफाइस करके तीसरे पार्टनर को देते हैं, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. सो फॉर्मूला देखो क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, यहां पे मैं लिख रहा हूं. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो will be equals to, mathematically it can be calculated as, ये जो old ratio था, old ratio minus new ratio. This is how you have to calculate sacrificing ratio mathematically. So sacrificing ratio is calculated with the help of formula old ratio minus new ratio. I hope all of you understood with this concept of sacrificing ratio. Now here is the point that we are looking into. We are calculating sacrificing ratio. So calculation of sacrificing ratio, let's look on an example. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 6:4. C is admitted as partner. The new profit sharing ratio of A, B and C after admission is 10:6:4. Find out the sacrificing ratio. So here they have given us first the old ratio. Old ratio is given to us as 6:4, बराबर है, जिसमें 6 किसका शेयर है, 6 ये शेयर A का है और ये 4 जो है वो B का है. So 6:4 is the old ratio, and they have also given us new ratio, and new ratio that they have given is 10:6:4. 6:4 का है 6B का है और जो 4 है वो C का है, नया पार्टनर का शेयर है. I hope this is clear. So we have seen कि sacrificing ratio is calculated with the help of formula old ratio minus new ratio. This is the formula for calculating sacrificing ratio. So who will sacrifice? A and B will sacrifice. The old partners will sacrifice. बराबर है, नया पार्टनर कुछ सैक्रिफाइस नहीं करता है, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो खाली ए और बी का कैलकुलेट करना है. पहले ए का. फॉर ए द ओल्ड रेशियो इज 6 बाय कितना, ये टोटल लेना है. सो फॉर ए द ओल्ड रेशियो इज 6/10 माइनस ए द न्यू रेशियो इज 10 अपॉन, न्यू रेशियो का टोटल कितना है 20 है. सो फॉर ए द न्यू रेशियो इज 10/20. ठीक है. अब हमको क्या करना है, हमने देखा था कि हमको फ्रैक्शन को इक्वेट करना है, और इक्वेट करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना है. ये डिनोमिनेटर 20 है और ये 10 है. सो ये 10 को हमको 20 कन्वर्ट करना है. सो हाउ आर वी गोइंग टू कन्वर्ट मैथमेटिकली? सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 10 with 2, and as we multiply denominator with 2, we have to multiply numerator also with 2. Okay, minus 10/20. So this is going to be 12/20 minus 10/20. So now we have equated the denominator. So denominator is equal. So we are going to write it as 20, and numerator में 12 minus 10. So this is going to be 2/20. I hope this is the sacrificing ratio of our A. Then B. B का old ratio is 4/10 minus B का new ratio is 6/20. Again the same thing with the denominator. We have to make the denominator 20. So 4/10 will be multiplied with 2 into 2. So this is minus, minus 6/20. So this is going to be 8/20 minus 6/20. So we are going to write 20 common. So 8 minus 6. So it is going to be 2/20. So as we can see from here, the denominator is common. Denominator common रहेगा. So we can say the sacrifice ratio is equals to 2:2. देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, डिनोमिनेटर कॉमन है. So we can say the sacrificing ratio is 2:2. So 2:2 can be written as 1:1 because 2 और 2 cancel होगा तो 1 और 1 बचेगा. So the sacrificing ratio of A and B is equal. That is 1:1. I hope this is clear. This is how you calculate sacrifice ratio. Then, as we have learned to calculate sacrificing ratio, the next example will be to calculate new ratio as well. In this example, देखो new ratio was given to us. New ratio दिया था.
we have to calculate sacrificing ratio. In the next example, new ratio is also to be calculated. Sacrificing ratio तो calculate करना ही है, लेकिन sacrificing ratio calculate करने से पहले हमें new ratio कैसे calculate करने का वो भी सीखना है ये example में. So this example shows us how to calculate new ratio. चलो let's do this. Praveen and Naveen are partners sharing profits in the ratio 3:2. So this is their old ratio. So the two partners are Praveen and Naveen. They are sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Reena. So the new partner is Reena for 1/5 share. और Reena को कितने share के लिए admit किया? 1/5 share in the profit. So Reena is admitted for 1/5 share. Find out sacrificing ratio and new ratio. So in this case we have to calculate sacrificing ratio as well as new ratio. तो dear students, सबसे पहला हमको तो new ratio calculate करना पड़ेगा. Because without new ratio we are not in a position to calculate sacrificing ratio. हमें पता है Sacrifice ratio. फॉर्मूला में new ratio minus old ratio आता है, तो पहले तो हमें new ratio calculate करना पड़ेगा. ठीक है? So how to calculate new ratio, that we are going to learn as far as this example is concerned. तो चलो new ratio calculate करते हैं. सबसे पहला हम देखेंगे न्यू पार्टनर रीना का शेयर कितना है. सो रीना शेयर, सो रीना शेयर इज इक्वल्स टू, रीना का शेयर कितना है 1/5. ओके, रीना का शेयर 1/5 है. अब डियर स्टूडेंट्स 1/5 का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस फ्रैक्शन मींस, वो पहला समझते हैं. तो देखो हमने प्रॉफिट का एग्जांपल समझा, एक केक का पीस. प्रॉफिट के लिए हमेशा ऐसा एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, केक का पीस, ताकि हमको फ्रैक्शन समझने में आसान हो. तो देखो रीना का शेयर 1/5. 1/5 का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा प्रॉफिट का पीस है ना, इसको टोटली 5 पार्ट में बांटना है. अपॉन 5 बोला है ना, अपॉन टोटल 5 बोला है, तो इसको कितने पार्ट में बांटना है, 5 पीसेस में बांटना है. ठीक है, तो इसको 5 पीस में बांटते हैं. ये हो गया 1 पीस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. 1 2 3 4 5. सो दिस आर 5 पीसेस. बराबर है. सो ये प्रॉफिट को 5 पीसेस में बांटा. उसमें से वो कह रहे हैं रीना को कितना शेयर देना है, 5 में से 1. 1/5 का मतलब होता है 5 में से 1. तो देखो ये जो एक पीस है ना, ये 5 में से जो एक पीस है वो किसको मिलेगा, ये मिलेगा रीना को. दैट इज व्हाट इट मींस बाय 1/5. आई होप दिस इज क्लियर. तो डियर स्टूडेंट्स, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर रीना शेयर इज 1/5 बोला, सो 5 में से एक पीस रीना को मिलने वाला है. उसका मतलब दूसरे पार्टनर्स के लिए रिमेनिंग कितना बचा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो रिमेनिंग शेयर, सो दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू कैलकुलेट, रिमेनिंग शेयर. तो मुझे बताओ, अगर ये कॉन्सेप्ट समझा तो आपको समझेगा 5 में से एक पीस अगर रीना को दिया है, तो बाकी दो पार्टनर्स के लिए ये रीना को मिला है. सो आई एम राइटिंग आर, ये पीस रीना को मिला है. तो बाकी पीसेस जो बचे हैं वो 2 जन बांटेंगे. कौन 2 जन बांटेंगे, प्रवीण एंड नवीन बांटेंगे. तो कितने पीसेस बचे, तो 5 में से 4 पीसेस बचे. दैट मींस द 4/5. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन. तो यहां पे तो 1/5 है. समझो कोई एग्जांपल में 1/5 नहीं आया, रीना का शेयर ऐसे आया, रीना का शेयर आया समझो 1/6 आया, 1/6 आया, उसका मतलब वो केक को कितने पीसेस में बांटा है, 6. और रीना को उसमें से 1 पीस मिला, तो रिमेनिंग कितना मिलेगा, रिमेनिंग कितना बचेगा बोलो, 5/6. अंडरस्टूड. अगर कभी बोला रीना को 2/5 का शेयर दे रहे, 2/5, उसका मतलब रीना को 5 में से कितना शेयर मिल रहा है, 2 पीसेस मिल रहे हैं. तो फिर बचेंगे कितने, रिमेनिंग कितने बचेंगे ऐसे टाइम पे, 3 बचेंगे. So 3/5 will be the remaining pieces. I hope this is clear. Okay, understood this concept. Okay, so Yes. तो याद रखना, जब भी रीना का शेयर या न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा 1/5 या 2/5, जब भी जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमको रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करना है. सो रिमेनिंग शेयर इज 4/5. आई होप अंडरस्टूड विद द कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्चुअली क्या करना है. ये जो रिमेनिंग पीसेस बचे हैं वो कौन बांटने वाला है, वो 2 जन को बांटना है, वो 2 जन में बांटना है. कौन से 2 जन में बांटना है, प्रवीण एंड नवीन में बांटना है. ठीक है. सो केक जो था हमारा, उसका 1 पीस हमने रीना को दे दिया. टोटल 5 पीस किए थे, 1 पीस रीना को मिल गया, 4 पीस बचे हैं. अब वो 4 पीस प्रवीण और नवीन में बांटना है.
तो कोई क्या बोलेगा, सर 4 पीस है ना, तो प्रवीण को 2 दे दो, नवीन को 2 दे दो, बराबर है, 2 दोनों को दे दो। लेकिन रेशियो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आता है पिक्चर में, हमारा ओल्ड रेशियो आ रहा है। प्रवीण और नवीन जो भी प्रॉफिट है वो कौन से रेशियो में बांट रहे हैं, वो लोग पहले से 3:2 में बांट रहे हैं। सो दे आर शेयरिंग इट इन द रेशियो ऑफ 3:2, बराबर है, ठीक है। और अगर वो लोग 3:2 में बांट रहे हैं तो फिर ये जो रिमेनिंग शेयर है ना, रिमेनिंग पीस, रिमेनिंग केक का पीस भी वो लोग कितने रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में ही बांटेंगे आपस में। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? सो हाउ टू डू दैट? तो हमने कैलकुलेट किया रिमेनिंग शेयर कितना है, 4/5। सो 4/5 दोनों के लिए लिखता हूं, रिमेनिंग 4/5 था। अब ये जो रिमेनिंग शेयर है उसका प्रवीण को कितना मिलेगा बोलो? प्रवीण का रेशियो कितना है, 3 का मिलता है उसको शेयर, 3/5। तो 3/5 मिलेगा रिमेनिंग शेयर का। और नवीन को कितना मिलेगा रिमेनिंग शेयर का? मिलेगा। आई होप अंडरस्टूड विद दिस कॉन्सेप्ट। दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो सबसे पहला स्टेप है रीना का शेयर कितना है वो लिखना है। देन रीना का शेयर लिखने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना बचता है वो लिखना है। वो रिमेनिंग शेयर को बाकी 2 पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो रिमेनिंग शेयर ये एग्जांपल में 4/5 था, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई किया। सो 4/5 इंटू 3/5 हुआ एंड 4/5 इंटू 2/5 हुआ। क्लियर विद दिस? Accordingly, let us do this calculation. So 4 3s are 12 and 5 5s are 25. ये multiplication है, so I'm going to straight away multiply this. And here 4 2s are 8 and 5 5s are 25. I hope this is clear. Okay. So accordingly, let us write down the share of all the 3 partners now. प्रवीण का शेयर 12/25 हमने देखा, प्रवीण 12/25। देन नवीन का शेयर 8/25 एंड रीना। तीनों पार्टनर्स को का नाम लाइन से लिख रहा हूं। प्रवीण का 12/25, नवीन का 8/25 एंड रीना का कितना था? रीना का 1/5 था। देखो हमने देखा 1/5। लेकिन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर प्रवीण का 25 है, नवीन का 25 है, लेकिन रीना का डिनोमिनेटर तो 5 है। सो वी हैव टू फर्स्ट इक्वेट द डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर को इक्वेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनटू 5 करना पड़ेगा रीना का शेयर से। और न्यूमरेटर को किया तो डिनोमिनेटर को भी इनटू 5 करेंगे। तो रीना का शेयर इन दोनों के इक्वेट में कितना हो जाएगा, 5/25। नाउ वी हैव सीन कि द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल एंड सिंस द डिनोमिनेटर आर इक्वल सो वी कैन डिक्लेयर दैट आवर न्यू रेशियो is equals to 12:8:5. This is how you are going to calculate your new ratio. I hope things are clear. Okay, so let us once again look at the steps for calculating new ratio. First we will be writing new partners share, and then we will be writing remaining share. The remaining share is to be divided among the old partners in old profit sharing ratio, and accordingly we will be arriving at the new share of the old partners, and by equating all the 3 shares we will be arriving at new ratio, that is 12:8:5 as far as this sum is concerned. Clear? Then after getting new ratio, the next step is to calculate sacrifice ratio. And the formula for calculating sacrifice ratio is old ratio minus new ratio. ठीक है? So it is old ratio minus new ratio. And who is going to sacrifice? तो प्रवीण sacrifice करेगा। old partner sacrifice करते हैं, तो पहला प्रवीण sacrifice करेगा। तो प्रवीण ने कितना sacrifice किया? प्रवीण का old ratio कितना था? प्रवीण का old ratio था 3/5 का। ओके, माइनस प्रवीण का न्यू रेशियो कितना है? प्रवीण का न्यू रेशियो 12/25 का है। क्लियर? सो दिस विल बी 15/25 minus 12/25, and that's going to be 3/25. This is going to be Praveen's sacrificing ratio,
एंड नवीन का रहेगा, नवीन इट इज 2/5 is the old ratio and the new ratio is 8/25. So this is going to be, again we are going to multiply it with 5. So 10/25 minus 8/25. So this is going to be 2/25. और यहाँ पे अगर देखा तो इसका 3 है, इसका 2 है, डिनोमिनेटर सेम है. So we can write the sacrifice ratio as 3:2. I hope this is clear. Understood how to calculate new ratio and sacrificing ratio? So this example shows how to calculate our new ratio and sacrificing ratio. I hope you have understood with this concept. Further, now the next concept that is important as far as admission of partner is concerned is revaluation of assets and liabilities. तो रीवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनके वैल्यू को हमें न्यू वैल्यू पे लेके आना है. अब कौन से एसेट्स के? सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज के वैल्यू को चेंज करना जरूरी नहीं है. ओनली दोज एसेट्स वेयर द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू डिफर्स. तो क्या होता है, ये जो एसेट्स है, फॉर एग्जांपल मशीनरी, देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 45,000 का है. हमारे बैलेंस शीट में इसका वैल्यू 45,000 है. बट आज के दिन अगर हम इसको मार्केट में सेल करने जाए तो इसका मार्केट वैल्यू हमको कोई भी 45,000 देगा नहीं. मार्केट वैल्यू समझो 40,000 का ही है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैलेंस शीट में ये 45 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल इसका वैल्यू तो आज के दिन 40 का ही है. दैट मींस द रियल वैल्यू ऑफ दिस प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन टुडे is 40,000, but the balance sheet is showing 45,000. That means at the time of admission हमको सारे ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज जिनका मार्केट वैल्यूएशन या जिनका बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क है, उनको हमको क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यू करना पड़ेगा. So we have to revalue all such assets at the time of admission of a partner. So I hope this is clear what does revaluation mean. So revaluation में क्या क्या आता है? देखो, what all things are included in revaluation. Revaluation में आएगा increase in value of assets, यानी एसेट इंक्रीज हो सकता है रिवैल्यूएशन में. देन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट. सो एसेट का वैल्यू को डिक्रीज किया जा सकता है. सो एसेट का वैल्यू कैन गेट इंक्रीज, एसेट का वैल्यू कैन गेट डिक्रीज्ड, और एल्स इंक्रीज in value of liabilities. Point number 4, value of liabilities. So these are majorly the 4 things that we have to look on for revaluation of assets and liabilities. यानी एसेट बढ़ेगा या एसेट का वैल्यू कम होगा. लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ सकता है या लायबिलिटी का वैल्यू कम हो सकता है. सो दिस आर द 4 मेजर पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू लुक एज फार एज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंसर्न. तो देखो, जैसे मेरे एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि ये जो प्लांट एंड मशीनरी को हमको रीवैल्यू करना है, इसका बुक वैल्यू 45,000 का है, मार्केट वैल्यू 40,000 का है. यानी प्लांट एंड मशीनरी को हमको कितने वैल्यू पे लेके आना है? 40,000 पे लेके आना है. ठीक है. सिमिलरली समझो, लैंड एंड बिल्डिंग को बोला गया है कि लैंड एंड बिल्डिंग को 80 पे लेके आओ. सो लैंड एंड बिल्डिंग का भी वैल्यू कम करना है. पेटेंट्स को बोला है, पेटेंट्स का जरूरत ही नहीं है, पेटेंट हैज गॉट नो वैल्यू, तो पेटेंट्स को पूरा उड़ा ही दो, निकाल दो. स्टॉक, ना स्टॉक का वैल्यू 47,800 का है, तो बोला स्टॉक को 45,000 करना है, स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस करना है. फर्नीचर को बोला है 10,600 का फर्नीचर को बढ़ाने बोला 13,000 करो. फर्नीचर का वैल्यू टू बी टेकन एट 13,000. ओके. डेटर्स को बोला, डेटर्स 80,000 का 80,000 ही रहने वाला है. देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्स. कैश इज गोइंग टू रिमेन सेम एज 10,200. ओके. सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू को हमको क्या करना है? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू को हमको रिड्यूस करना है. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू को क्या करने बोला है? रिड्यूस करने बोला है. पेटेंट्स का वैल्यू को क्या करने बोला है? नील करने बोला है, मतलब वो भी रिड्यूस करना है. देन स्टॉक को क्या बोला है? स्टॉक को भी रिड्यूस करो.
फर्नीचर का वैल्यू को इंक्रीज करने बोला है, डेटर्स का वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन डेटर्स वैल्यू, एंड कैश को भी कोई इफेक्ट नहीं देना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखो रीवैल्यूएशन में एसेट्स, कुछ एसेट्स को उन्होंने वैल्यू को रिड्यूस करने बोला है, कुछ एसेट्स का वैल्यू को इंक्रीज करने बोला है। सिमिलरली लायबिलिटीज में बोल सकते हैं क्रेडिटर्स को क्या करो, क्रेडिटर्स का वैल्यू को इंक्रीज करो। क्रेडिटर को हमको 87,000 पे करना है, तो क्रेडिटर का वैल्यू को 87,000 करो। बिल्स पेएबल का वैल्यू को क्या करो, बिल्स पेएबल का वैल्यू को डिक्रीज करो, बिल्स पेएबल का वैल्यू को 26,000 कर दो। ऐसा वो लोग कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट वी आर क्रिएटिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, कुछ एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कुछ एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कुछ लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कुछ लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो इनका इफेक्ट क्या होगा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स, यानी ये जो हमने बैलेंस शीट बोला है दिस इज बिफोर एडमिशन, ये बैलेंस शीट एडमिशन से पहला है, पार्टनर अभी तक एडमिट नहीं हुआ। और हमको कैसा पता है ये बिफोर एडमिशन है? तो देखो यहाँ पे कैपिटल में खाली ए और बी का कैपिटल है, एग्जैक्टली। एडमिट होने के बाद यहाँ पे तीसरे बंदे का भी कैपिटल आएगा, दैट विल बी सीज कैपिटल, एग्जैक्टली। सो दिस इज द बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन। एंड डियर स्टूडेंट, फॉर कैलकुलेटिंग द बैलेंस शीट या फॉर फ्रेमिंग द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, हमको ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे बैलेंस शीट में जो उन्होंने हमको दिए हैं। ठीक है, सो दिस विल बी गिवन टू अस इन आर प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो ये एडजस्टमेंट्स बोल के हमको देंगे सम्स में। क्लियर विद दिस? So this will be given to us in the form of adjustment in our sums. ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स में हो क्या रहा है? देखो एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, जैसे यहाँ पे फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा, तो एसेट का वैल्यू जो भी बढ़ा ना डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदा है कि नुकसान है? सो डियर स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी गेन फॉर अ कंपनी, बराबर है, ये गेन है फॉर अ फर्म, क्योंकि हमारा एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, सो दिट शुड बी शोन एज अ प्रॉफिट, बराबर। देन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट का वैल्यू कम हुआ तो इट इज शोन एज अ लॉस, बराबर। फिर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा तो हमारे लिए क्या है? लॉस है। एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो तो हमारे प्रॉफिट या considering it as. I hope this is clear. Okay, so this is the logic that you have to understand. Whenever there is a increase in value of asset, तो कोई भी asset का value अगर increase हो रहा है तो आपको समझना है कि हमको यहाँ पे profit होने वाला है, profit हो रहा है। कोई भी अगर asset का value कम हो रहा है तो आपको समझना है कि हमें loss होने वाला है। कोई भी अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, लायबिलिटी अगर हमको ज्यादा हो गया तो हमको पे ज्यादा करना है, मतलब हमारे लिए वो नुकसान है। और अगर कोई लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो हमारे लिए वो फायदा है। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड विद दिस फोर कॉन्सेप्ट। एंड अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे ये सब एसेट्स और का वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड दैट अकाउंट वी विल बी कॉलिंग इट एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अकाउंट एज फार एज योर एडमिशन ऑफ पार्टनर इज कंसर्न, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये सारे रीवैल्यूएशन के इफेक्ट्स हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो कैसा करने वाले हैं हम, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 45,000 दिख रहा है तो हम इनर कॉलम में 45,000 लिखेंगे, लेस हम रीवैल करेंगे उसे। हमको कितना करना है उसका वैल्यू? 40,000 करने बोला है उन्होंने, उसका मतलब हमें कितना वैल्यू डिक्रीज करना है? उसमें से 5,000 करना है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से बैलेंस शीट में से हमने 5,000 डिक्रीज किया। अब डियर स्टूडेंट्स ये 5,000 का सेकंड इफेक्ट हमें कहां पे लेके जाना है? सो वी हैव टू टेक द सेकंड इफेक्ट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब मुझे बताओ ये एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो हमें फायदा हुआ कि हमें नुकसान हुआ? तो दिस इज अ लॉस, एसेट का वैल्यू कम हुआ, बराबर है। और आपको अकाउंट्स में पता है जब भी कोई भी फायदा हुआ तो हम क्रेडिट करेंगे और नुकसान हुआ तो हम डेबिट करेंगे। सो ऑल लॉसेस विल बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन एंड ऑल गेन्स विल बी क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करने वाले हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड विद दिस कॉन्सेप्ट। क्लियर? सो दिस इज हाउ रिवैल्यूएशन वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट मीन्स while admitting a partner,
सारे रीवैल्यूएशंस के इफेक्ट हमको देने हैं और रीवैल्यूएशन में से जो नेट प्रॉफिट, नेट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या नेट लॉस जो आएगा वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो खाली ओल्ड पार्टनर्स को हमें ये देना है, इसका जो भी फायदा होगा वो, क्योंकि ये जो रीवैल्यूएशन हो रहा है वो बिफोर एडमिशन हो रहा है, इसीलिए ये रीवैल्यूएशन का जो भी फायदा या जो भी नेट बेनिफिट या जो भी नेट लॉस है वो कौन बेयर करेगा, वो ओल्ड पार्टनर्स बेयर करेगा। पार्टनर को इसका हिस्सा नहीं देना है। और अब ये जो बैलेंस शीट है वो आपने नया तरीके से फ्रेम किया है, तो अब जो फिगर दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में आफ्टर एडमिशन वो सब लेटेस्ट फिगर है। मतलब आज के दिन नया पार्टनर एडमिट होने के बाद हम एक रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो सारे फिगर हमारे लेटेस्ट फिगर हो गए। तो जो भी हमारे फिगर अप टू डेट नहीं थे उनको हमने एडमिशन के टाइम पे अप टू डेट कर लिया, तो जो भी फायदा या नुकसान हो रहा था वो अप टू डेट करने में वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities. I hope this is clear. So let's revise what all things we have learned before we actually go on to pass accounting entries for admission of partner. So what all things we have learned वो हम देखते हैं। So point number 1, we have seen कि the new partner brings capital. That is the first point that we have learned. ठीक है? Point number 2, goodwill. So he also brings goodwill. Then third thing, the old partner sacrifice. So there is a concept called as sacrificing ratio. Okay. Then fourth point, there will be revaluation of assets and liabilities. So that will be given to us in the problem. Revaluation of assets and liabilities क्या क्या करना है, and after revaluation जो भी net profit of revaluation या net loss of revaluation जो भी होगा वो हमको distribute करना है among old partners in old profit sharing ratio. ठीक है? This is how admission is to be carried out. I hope this concept is clear. ठीक है? First step, the first entry will be partner will be coming with capital. So पहला entry आएगा when a partner brings capital. So capital brought in cash by new partner. That's going to be your first entry. And students, when capital comes in, so cash account or bank account will be debited. So cash bank account debit to new partners capital account. So new partners capital account. This is the journal entry that you are going to pass at the time of new partner bringing capital. Is that clear? So what is the journal entry? Cash bank account debit to new partners capital account. यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो नया पार्टनर बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, तो कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश कम्स इन. आपको पता है रियल अकाउंट में कम्स इन रहेगा तो डेबिट करते हैं, सो कैश इज डेबिटेड. एंड न्यू पार्टनर, सो न्यू पार्टनर, पार्टनर इज अ पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट में ये पैसा दे रहा है, सो इज अ गिवर. और आपको पता है गिवर इज ऑलवेज क्रेडिटेड. ठीक है, सो वो रूल्स, गोल्डन रूल्स आपको पता रहेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू दैट whenever cash comes in the business we will be debiting that and partner is giving the cash, so partner will be crediting. It's clear. तो ये पहला एंट्री है. Then sometimes what happens dear students, ये जो पार्टनर कैपिटल लेके आया ना वो कैश में नहीं लेके आता, कभी कभार वो काइंड में लेके आता है. काइंड में, नो व्हाट डज इट मींस बाय काइंड में लेके आ रहा है? एक काइंड में लेके आ रहा है मतलब वो कैश लेके आने के बदले क्या बोलता है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग कंप्यूटर. तो वो बोलता है कि कंप्यूटर लेके आ रहा हूं मैं. या वो बोलता है मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है,
I am the owner of a land and building, so I will be bringing that land and building in the business. या मेरे पास एक अच्छा सा फर्नीचर है जो मैं बिजनेस में लेके आ रहा हूं. So instead of bringing cash, he will be bringing any of the assets. बराबर है, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली कभी कभार क्या होता है, कैपिटल brought in the form of asset, यानी इसको बोलेंगे काइंड में, ठीक है. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? तो जर्नल एंट्री विल बी द सेम, खाली इतना ही है, यहां पे रियल अकाउंट कैश था तो कैश कम्स इन था, यहां पे कैश के बदले कोई तो दूसरा एसेट आ रहा है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू राइट? एसेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स capital account. I hope this is clear. Understood with this concept? So this is the entry for capital. ये दोनों capital के entries थे. So capital will be either he will be bringing capital in cash or he will be bringing capital in the form of an asset, that is in kind. Clear with this? ठीक है. उसके बाद first चीज capital लेके आ रहा है, second चीज goodwill. So now the concept will be for goodwill. As far as goodwill is concerned, the second step is to pass goodwill entries for goodwill. As far as goodwill is concerned, the treatment of goodwill is in two parts. That means there are two ways in which the goodwill can be treated. Either a premium method of calculating goodwill, of treating goodwill, or a valuation method of treating goodwill. Now dear student, what I am saying is treatment of goodwill. हमने जो किया था वो calculation of goodwill किया था. वहां पे हमने दो मेथड देखे थे कैलकुलेशन में. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हमने दो मेथड कौन से देखे थे? एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट. ठीक है, यहां पे हम कैलकुलेशन का बात नहीं कर रहे. गुडविल कैलकुलेट हो चुका है. इज दैट क्लियर? सो गुडविल इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड. अब कैलकुलेट होने के बाद जब अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, यानी उसका ट्रीटमेंट जब अकाउंट्स में करेंगे, तो ट्रीटमेंट दो तरीके से हो सकता है. ठीक है, तो ये दो तरीके में कंफ्यूज नहीं होना है. तो कोई बोलेगा सर आपने तो पहले बताया था एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट. मैंने एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट जो बताया था वो कैलकुलेट करने के लिए बताया था गुडविल कैसे करेंगे. यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो अकाउंटिंग एंट्रीज बता रहा हूँ. सो फॉर पासिंग एन अकाउंटिंग एंट्री, डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू वेज इन विच एन एंट्री कैन बी पास्ड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रीमियम मेथड और इन द फॉर्म ऑफ अ वैल्यूएशन मेथड. ठीक है, और अपने प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि हमको कौन से तरीके से करना है. तो प्रीमियम मेथड मतलब क्या? गुडविल ब्रॉट इन कैश. ठीक है, तो जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लेके आएगा तो हम बोलेंगे प्रीमियम मेथड. तो याद रखना, प्रीमियम मेथड इज व्हेन द गुडविल इज ब्रॉट बाय द पार्टनर इन कैश. और वैल्यूएशन मेथड में क्या है? जब नया पार्टनर कैश में नहीं गुडविल लेके आता है, वो बोलता है गुडविल रेस करो. सो नया पार्टनर जब बोलता है मैं कैश में नहीं लेके आ रहा हूं, तो गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स. सो ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स है गुडविल के ट्रीटमेंट के, एज फार एज योर अकाउंटिंग एंट्रीज आर कंसर्न. So either the treatment of goodwill in accounting will be in the form of premium method or it will be in the form of valuation method. As far as premium method is concerned, the goodwill will be brought in cash. As far as valuation method is concerned, the goodwill can be raised in the books of accounts. So dear students, let us understand how to pass the accounting entries for each of this. सबसे पहला premium method. That is goodwill brought in cash. So प्रीमियम मेथड के मतलब क्या समझना है आज के बाद? प्रीमियम मेथड का मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश. तो जब भी प्रॉब्लम में रहेगा
कि मिस्टर सी इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश या मिस्टर सी ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, तो समझने का हमको ये वाला अकाउंटिंग एंट्री पास करना है जो हम अभी करने वाले हैं, प्रीमियम मेथड वाला, ठीक है। और जब भी ऐसे वर्ड आएगा कि गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स, तो याद रखना हमको ये वैल्यूएशन वाला एंट्रीज पास करना है जो हम सीखने वाले हैं आगे। क्लियर विद दिस? तो चलो प्रीमियम मेथड में गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो यहाँ पे देखो गुडविल ब्रॉट इन कैश में दो तरीका है, यहाँ पे दो तरीका और है। एक गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द फर्म। सो ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द फर्म, ये एक तरीका है। रिटेन करना मतलब क्या, गुडविल कैश में तो लेके आया, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। गुडविल जो हम लेके आते हैं वो किसके लिए लेके आते हैं, गुडविल जो हम लेके आते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखो गुडविल कैश में लेके तो आया, लेकिन ओल्ड पार्टनर ने अभी तक निकाला नहीं फर्म से, ओल्ड पार्टनर ने अभी भी फर्म में रखा है। सो इट इज गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द फर्म, ठीक है। ये एक है प्रीमियम मेथड के अंदर, ये एक कॉन्सेप्ट है। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट इज गुडविल brought in cash and withdrawn by old partners. So this is the second part as far as premium method is concerned. So I hope this is clear. So the treatment of goodwill can be in two ways as far as the sum is concerned. One is a premium method and second one is a वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड का मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश, वैल्यूएशन मेथड का मतलब गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, गुडविल इज रेज्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। प्रीमियम मेथड के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, गुडविल ब्रॉट इन कैश रहेगा एंड रिटेन इन द फर्म, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो याद रखना गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन इन द फर्म ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब जब भी वो लोग सब में बोलेंगे गुडविल ब्रॉट इन कैश और आगे कुछ भी नहीं देंगे, तो हमको डिफॉल्ट क्या समझना है, इट इज रिटेन इन द फर्म। तो याद रखना दिस इज अ डिफॉल्ट थिंग, व्हेनेवर गुडविल ब्रॉट इन कैश और आगे लिख के नहीं देंगे विड्रॉन, उसका मतलब हमको क्या समझना है, वो रिटेन ही किया है। तो खाली रिटेन्स का एंट्री पास करना है, मतलब ये गुडविल ब्रॉट इन कैश और रिटेन के जो भी एंट्री है वो पास करने हैं। और अगर स्पेसिफिकली बोला है एंड विड्रॉन, तो ये सेकंड पार्ट वाले एंट्रीज पास करने हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर द एंट्रीज व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश। सो एक्चुअली देयर आर टू एंट्रीज व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश। पहला, गुडविल आ रहा है बिजनेस में, ठीक है, सो गुडविल कैश में आ रहा है, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, सो कैश बैंक डेबिट होगा टू गुडविल। In the form of goodwill it is coming, so to goodwill will be credited. This is first entry and second entry. तो दो एंट्रीज है, याद रखना है, एक सिंगल एंट्री नहीं है इसके लिए, दो कंबाइंड एंट्री है। तो कभी भी गुडविल ब्रॉट इन कैश रहेगा, so you have to pass two entries for that. One is cash bank account debit to goodwill and the second one is goodwill account debit. तो जो गुडविल को हमने क्रेडिट किया था उसको वापस डेबिट कर दोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड ये ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन से रेशियो में बांटना है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है। हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया था और मैंने आपको तब बोला था जब भी गुडविल लेके आते हैं तो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ता है, और कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसीलिए हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद अगर जब भी मैं पूछूं गुडविल ब्रॉट इन कैश, ठीक है, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, मुझे आगे बोलने का जरूरत नहीं रिटेन इन द फर्म, क्योंकि रिटेन इन द फर्म डिफॉल्ट है, ओके। जब भी बोलो गुडविल ब्रॉट इन कैश, व्हाट आर द टू एंट्रीज दैट यू आर गोइंग टू पास, से दो एंट्रीज पास करोगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साथ में पास करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो देयर इज नो सिंगल एंट्री दैट इज टू बी पास, दो एंट्रीज को साथ में पास करना है। क्लियर विद दिस, ओके।
तो यहाँ पे देखो गुडविल क्रेडिट भी हो रहा है और नेक्स्ट एंट्री में गुडविल डेबिट भी हो रहा है, तो गुडविल एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा और दोनों पार्टनर्स को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस इज व्हाट इट मींस बाय दिस जर्नल एंट्री. ओके, देन नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन. तो पहले तो गुडविल ब्रॉट इन कैश के एंट्रीज तो हमने देखे. गुडविल ब्रॉट इन कैश में कितने एंट्रीज हमने पास किए थे? ये डिफॉल्ट में 2 एंट्रीज पास किए थे. 2 एंट्रीज को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. सो दिस 2 एंट्रीज विल बी रिपीटेड. क्या है बोलो गुडविल ब्रॉट इन कैश के एंट्रीज? कैशबैक अकाउंट डेबिट, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल, क्योंकि गुडविल ब्रॉट इन कैश है. एंड सेकेंड थिंग, जैसे हमने गुडविल को क्रेडिट कर दिया, द नेक्स्ट थिंग इज गुडविल अकाउंट Goodwill डेबिट account टू debit. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गुडविल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. और ये कौन से रेशियो में हमें पता है? कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में हमें बांटना है. सैक्रिफाइसिंग, तो ये तो सेम ही है क्योंकि गुडविल ब्रॉट इन कैश है और डिफॉल्ट में मैंने बोला था ये डिफॉल्ट एंट्रीज है. ये 2 एंट्रीज तो आने ही आने हैं, बराबर है. लेकिन यहाँ पे विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स भी एक्स्ट्रा कहा है उन्होंने. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका थर्ड एंट्री आएगा. सो विड्रॉन बाय पार्टनर्स का और एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा ओवर एंड अबाउट दिस 2 एंट्रीज, एंड दैट विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. So these are the 3 entries that you have to pass as far as goodwill brought in cash and withdrawn are concerned. Clear? तो ये एंट्री याद रखने के लिए मैं कैसे याद रखने बोलता हूं, देखो स्टूडेंट्स को, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं एक सर्कल में एंट्री याद रखना. सर्कल में मतलब कैसे? देखो, कैश टू गुडविल, बराबर है. कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, Old partners. बराबर है. old partners. एंड ओल्ड पार्टनर्स टू कैश, Cash. बराबर Cash है. और बैंक तो यहाँ पे account. याद रखने के लिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक ना सर्कल में एंट्री याद रखना, क्योंकि एक फुल सर्कल बना रहा है ये तीनों एंट्रीज मिलके. इज दैट क्लियर? सो कैश टू गुडविल हो रहा है, देन गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स हो रहा है, और ओल्ड पार्टनर्स टू वापस कैश. क्लियर विद दिस? ओके, Yes, sir. रिमेम्बरिंग दिस एंट्रीज. ठीक है, सो दिस इज द यस सर. टू पास. ये कौन से मेथड के एंट्रीज है बताओ? प्रीमियम मेथड. ठीक है, Premium method. दिस इज प्रीमियम मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बराबर है. और प्रीमियम मेथड का मतलब गुडविल ब्रॉट इन कैश. गुडविल ब्रॉट इन कैश में 2 तरीका है. आइदर द गुडविल ब्रॉट इन कैश इज रिटेन इन द फर्म, दैट इज अ डिफॉल्ट थिंग, तो 2 एंट्रीज तो आने ही आने हैं. और द गुडविल ब्रॉट इन कैश विल बी विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो तीसरा एंट्री एक्स्ट्रा आएगा, एंड दैट विल बी ओल्ड पार्टनर्स. ये विड्रॉल का, ये जो एक्स्ट्रा एंट्री है ना, ये विड्रॉल का एंट्री है. Exactly. So when there is withdrawal, there is one extra entry that we have to pass over and above the 2 entries that we have learned. Clear with this? Okay. So this is the concept of goodwill. Treatment of goodwill in as far as premium method is concerned. The next is valuation method. चलो next method देखते हैं treatment of goodwill का, and that is valuation method. सो वैल्यूएशन मेथड में गुडविल को हमको क्या करना है? वैल्यूएशन मेथड में गुडविल को हमको रेस करना है. तो यहां पे भी 2 कॉन्सेप्ट है. पहला कॉन्सेप्ट, गुडविल रेस्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म. सो रेस्ड का एंट्री. So what will be the entry for raising goodwill? तो यहां पे एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जब ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में हमें गुडविल को बांटना है, तो यहां पे हमको ओल्ड रेशियो में ही बांटना है. In old ratio, do remember dear student, we are not
राइटिंग हियर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो खाली कब काम आएगा, जब गुडविल कैश में आ रहा है। इज दैट क्लियर? जब गुडविल कैश में आ रहा है तो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी आर गोइंग टू राइट। व्हेनेवर गुडविल इज रेज्ड, then we are not going to distribute it in sacrificing ratio, we are going to distribute it among the old partners in old ratio। यहाँ पे ratios बहुत जरूरी है, कौन सा रेशियो कब यूज करना है। क्लियर? सो गुडविल रेज्ड इन द बुक्स का एक ही एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो याद रखो, गुडविल ब्रॉट इन कैश बोलेंगे तो 2 एंट्री पास करने हैं, लेकिन गुडविल रेज बोलेंगे तो खाली एक ही एंट्री पास करना है, और दोनों कभी भी साथ में नहीं आ सकता। आइदर प्रीमियम मेथड होगा और वैल्यूएशन मेथड होगा। क्लियर विद दिस? एक सब में दोनों नहीं आएंगे, एक ही कुछ तो आएगा, या तो ब्रॉट इन कैश रहेगा या तो रेज्ड रहेगा। क्लियर? सो गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, ये। देन बी पार्ट, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। नो, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ का एक कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ? तो देखो, यहां पे भी गुडविल रेज तो करना है, तो यहां पे भी पहला एंट्री रेज का ही आएगा। हमने रेज का एंट्री क्या पढ़ा था? गुडविल अकाउंट डेबिट। जब भी गुडविल रेज करते हैं, गुडविल डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। Old partners capital. एंट्री फॉर रेजिंग गुडविल, कैपिटल अकाउंट। और ये हमने देखा था ओल्ड रेशियो में होता है, तो याद रखना, रेज में कभी भी ओल्ड रेशियो आएगा, और इसको रेज के साथ साथ राइट ऑफ करने वाला है। सो दिस इज द एंट्री फॉर रेजिंग गुडविल, ओके। एंड रेज के साथ साथ क्या बोला? राइट ऑफ करो। सो अब सेकेंड एंट्री पास करना है राइटिंग ऑफ का, और राइटिंग ऑफ का एंट्री क्या है? क्लियर विद दिस? दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल डियर स्टूडेंट्स, एंड यही कॉन्सेप्ट सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एज फार एज एडमिशन ऑफ पार्टनर इज कंसर्न। यही आपको समझना है, गुडविल के ट्रीटमेंट्स। एक बार गुडविल के ट्रीटमेंट समझ में आए तो एडमिशन ऑफ पार्टनर विल बिकम इजियर, और वो समझ में आ ही जाएंगे। मीन टाइम में जैसे जैसे हम सम करेंगे, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे। ठीक है? तो चलो वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं, व्हाट आई हैव थॉट टुडे, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। ये शो वापस एक बार रिपीट करता हूं। तो देखो क्या है गुडविल का ट्रीटमेंट, हमने क्या देखा था? गुडविल के वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब हमने क्या देखा था? वैल्यूएशन का मतलब होता है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन मैंने क्या बोला था? कैलकुलेशन गुडविल का 2 तरीके से होता है, आइदर विद एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। ये कैलकुलेशन था, ठीक है? सो कैलकुलेशन के लिए एवरेज मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड आप यूज करोगे। चलो, ये कोई तो मेथड यूज करना है अपने को दोनों में से, और कैलकुलेट करना है। एक बार कैलकुलेशन हो गया, तो जैसे हमारा कैलकुलेशन हो गया, हमको पता चला गुडविल का वैल्यू। सो गुडविल विल बी समथिंग, चलो जैसे 60,000 है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, गुडविल का वैल्यू मिल गया। एक बार गुडविल का वैल्यू मिल गया, फिर उसका ट्रीटमेंट देना है अकाउंट्स में। ठीक है? आफ्टर वैल्यूएशन द नेक्स्ट थिंग इज टू गिव द ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट भी कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अपने को सब में दिया रहेगा डियर स्टूडेंट, हमको टेंशन नहीं लेना है, सब में लिख के दिया रहेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। कौन सा ट्रीटमेंट? एक प्रीमियम मेथड और दूसरा वैल्यूएशन मेथड, बराबर है? प्रीमियम मेथड का मतलब क्या? प्रीमियम मेथड का मतलब है गुडविल brought in cash. ब्रॉट इन Brought in cash. brought in cash, बराबर है? दिस इज व्हाट इट मींस बाय प्रीमियम मेथड। एंड वैल्यूएशन मेथड में क्या है? गुडविल Raise. कैश, गुडविल इज Raise in the books. Raise Raise in the books of firm. रेज्ड, बराबर है? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने गुडविल ब्रॉट इन कैश क्या देखा था? गुडविल ब्रॉट इन कैश में रिटेन देखा था कॉन्सेप्ट। रिटेन का ये डिफॉल्ट सेटिंग है, यानी कुछ भी नहीं बोला तो गुडविल रिटेन ही किया है बिजनेस में। और सेकंड चीज क्या देखा था? एडिशनल टू रिटेन विड्रॉवल देखा है। ठीक है? वैल्यूएशन में हमने क्या देखा था? गुडविल है खाली, या रेज्ड एंड राइट ऑफ होता है। ठीक है? अब
इनमें से कोई तो एक ही कॉन्सेप्ट आपको आएगा एज फार एज योर सम इज कंसर्न। तो हमने 4 चीज देखे हैं गुडविल, देखो टोटल 4 चीज हो गए गुडविल के। क्या हुआ? प्रीमियम में 2, वैल्यूएशन में 2। तो 4 चीज कौन से हुए? गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन, गुडविल रेस्ड, एंड फोर्थ इज गुडविल रेस्ड एंड रिटर्न ऑफ। बराबर है? तो 4 में से आपको सब में कोई तो एक ही तरीका आएगा, तो आपको वो समझना है कौन सा तरीका, एंड अकॉर्डिंगली एंट्री पास करना है। और हमने एंट्रीज क्या क्या देखे थे डियर स्टूडेंट्स? तो एंट्रीज एक बार वापस रिपीट करते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंट्री क्या क्या देखे थे? एंट्री गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन का एंट्री क्या है बोलो एक बार? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड to goodwill account. ओल्ड पार्टनर्स। बराबर है? ओल्ड Old पार्टनर्स, partners capital account. बराबर है? ये एंट्री कभी पास करना है जब गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन होगा। तो 2 एंट्रीज है, याद रखना, 2 एंट्रीज, 2 एंट्रीज साथ में पास करना है, 2 एंट्रीज टुगेदर। ओके? एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन अगर बोला रहेगा तो कितने एंट्रीज पास करना है? 3 entries. 3 एंट्रीज टुगेदर। 3 entries. तो 3 एंट्रीज पास करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और 3 मैंने बताया, ये सर्कल में याद रखने बोला मैंने। ओके? यस सर, Whenever there is goodwill brought in cash and withdrawn, you have to remember this circle: cash to goodwill, goodwill to all partners, all ऑल partners to पार्टनर्स टू cash. Cash or bank account. ठीक है? So यहाँ पे 2 एंट्रीज है, goodwill brought in cash and return 2 एंट्रीज, goodwill brought in cash and withdrawn 3 एंट्रीज। फिर रेज रहेगा तो कितना एंट्री? 1 एंट्री। 1 एंट्री, गुडविल रेज रहेगा तो खाली एक ही एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर गुडविल रेज एंड राइट ऑफ रहेगा तो 2 एंट्रीज, 2 you have to entries. remember there are 2 entries that you have to pass. Clear with this? Okay, one is goodwill account debit to old partners capital account and another one is all partners capital account. All partners capital Goodwill. account debit to goodwill. Okay, this is what. And sacrificing ratio खाली कहां पे लेना है? Sacrificing ratio खाली कैश के कॉन्सेप्ट में लेना है। Okay, Cash. sacrificing ratio नहीं आएगा। Next concept is revaluation of assets and or liabilities. So revaluation of assets and liabilities is the next concept for which we are going to pass the journal entries. उसमें सबसे पहले increase in value of asset. So asset का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और मैंने आपको बोला एसेट का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो आपके लिए वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो आपको कौन से अकाउंट में बुक करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है आपको? रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको प्रॉफिट होने के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, याद रखना, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को तो हम क्रेडिट करने वाले एंट्री में याद रखो टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि हम उसको क्रेडिट करने वाले हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। Revaluation account is also called as profit and loss adjustment account. So sometimes we will be using the word revaluation. Revaluation account is also called as profit and loss adjustment account. So sometimes we will be using the word revaluation. Sometimes we will be using the word profit and loss adjustment account. ठीक है? Both means one and the same. तो ये तो क्रेडिट करने वाले, तो डेबिट किसको करेंगे? तो we have increased the value of asset, तो asset will be debited. This is the journal entry that we are going to pass as far as revaluation is concerned. Asset account will be debited. Clear with this? So increase in value of asset, asset account debit, whatever the asset is, they would be giving us the name of the asset as far as the problem is concerned. वो लोग बोलेंगे plant and machinery को increase करो value, तो plant and machinery account debit लिखेंगे, या furniture को increase करो तो furniture account debit करेंगे।
Is that clear? So whenever an asset is to be, the value of the asset is to be increased, asset account will be debited to revaluation account. This is the journal entry that we are going to pass for increase in value of asset. Second type, decrease in value of asset. So this is the second point, decrease in value of asset. As far as value of asset is decreased, so that is a loss for us, and Yes. since it is a loss, the expense, whatever thing is, since it is a loss, we are going to Debit. revaluation account, and revaluation account में loss को हम क्या करेंगे? Debit. Debit I side. hope this is clear. Okay, so hence the journal entry would be revaluation account, debit to asset account. ठीक है, तो इसका उल्टा एंट्री आ जाएगा. तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है. Is that clear? So रिवैल्यूएशन will be debited and asset will be credited. Asset का वैल्यू को हमको कम करना है तो asset को क्रेडिट करेंगे. I hope this is clear. Okay, so this is the entry that I want to pass when decrease in the value of asset. I want you to remember the entries while writing, and if you are remembering the concept, then you will be remembering the entries as well. No need of adding the entries then. Okay? Then we will be having increase. We'll be seeing increase in value of liability. So liability का value increase हो रहा है. Liability का value increase हो रहा है तो अपने लिए वो नुकसान है, loss है. और लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने वाला है ये एंट्री में? डेबिट. हम डेबिट करेंगे, लॉस है ना, सो डेबिट करेंगे. सो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट. I hope this is clear. Okay, so this is the entry that we want to pass when there is will be increase in value of. Next, fourth point, decrease in value of liabilities. So this will be considered as a profit or gain. ठीक है? Value of liability is decreased, so that will be a gain for us, and revaluation account in this will be credited. ठीक है? So revaluation account will be credited in this case. So the journal entry will be revaluation account को credit करना है तो revaluation account credit में हम लिखने वाले हैं, to revaluation आने वाला है, and debit किसको करेंगे? Liability को decrease करना है, so liabilities account will be debited. I hope this is clear. Understood with this 4 entries? ठीक है, चलो. So these are the 4 revaluation of assets or liabilities are concerned. I'm going to add up some things in this, and what we are going to add up is entry number 5 में मैं आपको क्या सिखा रहा हूं. There may be sometimes a case wherein हमने कोई तो एसेट्स को अनरिकॉर्डेड था, एसेट्स या लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड. तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अनरिकॉर्डेड का सीखेंगे. अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो सकता है या अनरिकॉर्ड लायबिलिटी भी हो सकता है. शो व्हाट डज अनरिकॉर्डेड मींस? यानी आपने कोई तो एसेट खरीदा था लेकिन आपके अकाउंटेंट ने उसको बैलेंस शीट में एंट्री नहीं किया था, यानी अनरिकॉर्डेड था. यानी समझो आपने कंप्यूटर खरीदा है लेकिन कंप्यूटर आपके बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है. व्हाई? बिकॉज इट रिमेन अनरिकॉर्डेड. ठीक है, ऐसा ही कोई लायबिलिटी था, समझो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लायबिलिटी साइड में दिख ही नहीं रहा है. व्हाई? बिकॉज इट इज अनरिकॉर्डेड. अकाउंटेंट ने अब तक रिकॉर्ड करना रह गया था. ठीक है, वो भूल गया था, उससे एरर हुआ था, उसने रिकॉर्ड नहीं किया था. तो हमें
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सारे अनरिकॉर्डेड अगर कुछ रहेंगे, कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी रहेगा तो सारे ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हमको क्या करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन? रिकॉर्ड करना पड़ेगा. सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस नाउ. So at the time of admission, if there is some unrecorded asset or unrecorded liability, then we have to record it now. Okay, so we will be recording it at the time of admission. Now, clear with this? ठीक है. So let's see how to record unrecorded assets or liabilities. So पहला है entry, recording of अनरिकॉर्डेड एसेट. ठीक है, चलो. सो अनरिकॉर्डेड एसेट का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ये एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं. मुझे बताओ, अगर बुक्स में कोई एसेट आया तो यहाँ पे वापस क्या हो रहा है? अपना एसेट बढ़ रहा है, बिकॉज जो नहीं था एसेट वो हम बुक्स में लेके आ रहे हैं. तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, एसेट बढ़ रहा है. एसेट बढ़ रहा है तो हमारे लिए वो गेन है, तो प्रॉफिट या गेन है हमारे लिए. एसेट बढ़ रहा है, एसेट का वैल्यू. और जैसे एसेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, गेन है, और गेन है तो हमने क्या देखा? रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमको क्या करना रहता है? कोई भी गेन में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है. एग्जैक्टली. सो जब भी अनरिकॉर्डेड कोई भी एसेट है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. एग्जांपल के तौर पर अगर उन्होंने बोला है देयर इज अ कंप्यूटर या देयर इज अ लैपटॉप व्हिच वाज अनरिकॉर्डेड, तो हमको क्या करना है? हमको उसको अभी रिकॉर्ड करना है. तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. दैट मींस द जर्नल एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. आई होप दिस इज क्लियर. दैट मींस एसेट बुक्स में आ गया और एसेट रिकॉर्ड हो गया. क्लियर? तो अनरिकॉर्डेड जो एसेट था वो अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. देन वैसा ही क्या आएगा? एंट्री नंबर 6 विल बी recording of unrecorded liabilities. Now dear student, liability unrecorded था, ये liability unrecorded था और अभी हम उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं. जैसे liability को रिकॉर्ड करेंगे हमारा liabilities बढ़ेगा. liability बढ़ेगा तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? लॉस. नुकसान है. हमारे ट्रीट करेंगे हम, और लॉस की तरह ट्रीट करेंगे. तो ये केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने वाले हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करने वाले हैं. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री दैट वी आर गोइंग टू पास फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दिस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? द जर्नल एंट्री वी आर गोइंग टू पास इज रिवैल्यूएशन liability अकाउंट डेबिट टू liabilities account liability. I hope this is clear. Understood all of you? So these are the 4 things as far as revaluation of assets or liabilities is concerned. Point number 1, 2, 3, 4. 4 entries जो हमने पढ़े थे, that is concerned with revaluation of assets and liabilities. And entry number 5 and entry number 6 is concerned with recording of unrecorded assets or liabilities. I hope all of you understood with this 6 entries. And आफ्टर पासिंग ऑन दिस 6 एंट्रीज हमारा काम क्या है? देखो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर क्रेडिट, फिर डेबिट. तो हमको आखिर में क्या कैलकुलेट करना है? रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट तो हमने एंट्री में कर लिया. द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज हमको रिवैल्यूएशन में या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी हैव टू बुक. तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा. ठीक है. सो चलो, इफ नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, सो इफ देयर इज नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बराबर है, तो एंट्री क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या पास करेंगे? इफ देयर इज नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमको किसको बांटना है? सो वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग partners it to partners. कौन से पार्टनर्स?
ओल्ड partner. दैट इज इंपॉर्टेंट। ये खाली पार्टनर्स मत बोलना, क्योंकि खाली पार्टनर्स में ऑल पार्टनर्स भी आ सकता है। एक नया पार्टनर भी एडमिट हुआ, लेकिन उसको ये प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का है। रीवैल्यूएशन मतलब जो हमारे पहले के एसेट्स और लायबिलिटीज थे उनको हम चेंज कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो उसका जो भी फायदा या जो भी नुकसान होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट टू ओल्ड पार्टनर्स? सो द जर्नल एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आपको पता रहेगा जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, याद है इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो डेबिट में आता था तो हम नेट प्रॉफिट बोलते थे ना, बराबर ना। और क्रेडिट में आएगा तो हम क्या उसको बोलते हैं? नेट लॉस। का बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है। सो डियर स्टूडेंट, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जब आएगा तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। सो डेबिट, रीवैल्यूएशन विल बी डेबिटेड। प्रॉफिट जब भी होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। 2 किसको बांटना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देना है, ठीक है। दिस इज इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। एंड लास्ट, इफ देयर इज लॉस ऑन revaluation, net loss है। so if net loss on revaluation, so loss credit side में आता है, तो balancing figure will be on the credit side of revaluation, तो journal entry will be old partners को debit करेंगे। old partners capital account debit to revaluation account। I hope this is clear.